नमस्ते बच्चों। तो इस चैप्टर के हम लास्ट सेशन में आ चुके हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, इंडेक्स नंबर का। तो पिछले लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ इंडेक्स नंबर यानी मेथड्स स्टार्ट किए थे। हमने क्या मेथड्स हो सकते हैं इंडेक्स नंबर में, जिसमें हमने पहला पढ़ा सिंपल इंडेक्स नंबर, राइट। और उसके अंदर तीन तरीके के इंडेक्स नंबर हमने पढ़े। पहला पढ़ा प्राइस इंडेक्स नंबर, राइट। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100, यानी करंट ईयर के टोटल प्राइस से बेस ईयर के टोटल प्राइस से डिवाइड करना था, राइट। करंट ईयर की प्राइस में से बेस ईयर की प्राइस को डिवाइड करना था, राइट, इंटू 100। वैसे सेम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर था सेकेंड, जिसमें था करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय बेस ईयर टोटल क्वांटिटी, यानी समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 इंटू 100। और लास्ट हमने पढ़ा था वैल्यू इंडेक्स नंबर, जिसमें क्या था, वैल्यू कैसे बनती है मैंने बताया था, प्राइस और क्वांटिटी के। तो समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू Q0, यानी करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका टोटल डिवाइड बाय बेस ईयर की क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लिकेशन और उसका टोटल इंटू 100, राइट। ये हमने समझा था, बहुत इजी फॉर्मूले थे। आज हम समझेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये क्या है? इन दिस मेथड suitable weights are assigned to various commodities. It gives relative importance to the commodities in the group. In most of the cases, quantities are used as weights. There are various methods of constructing weighted index number, such as last pairs price index number और पास्चे प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो एक्चुअली कैसे, हमने ऊपर जब सिंपल इंडेक्स नंबर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो मेथड जो है हर किसी कमोडिटी को इक्वल वेटेज देता है, यानी कि इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है, इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इस मेथड में क्या हो रहा है कि कभी कभी किसी किसी कमोडिटी को हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा वेटेज दे सकते हैं, एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। लाइक हमें किसी को कमोडिटी की क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, या किसी और कमोडिटी की क्वांटिटी पे, किसी और कमोडिटी के प्राइस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो ये मेथड हमें वहाँ पे यूज़ हो जाएगा समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें, हमारे लिए कोई कमोडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिर क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसकी प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, अगर हम किसी कमोडिटी को, यहाँ लिखा ना, suitable weights are assigned to various commodities, it gives the relative importance to the commodity in the group। तो किसी कमोडिटी को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना है, ये इस मेथड का काम है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे दो लोग का नाम भी लिखा हुआ है, एक लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर और पास्ट इंडेक्स नंबर। इस मेथड में ये दो ही दिया हुआ है, और भी इंडेक्स नंबर आते होंगे जो आपके इस सिलेबस में नहीं है। सो 18 लास्ट पेयर्स इनका नाम है, या 18 लास्ट पेयर्स, जो कि एक जर्मन इकोनॉमिक्स हैं, यानी जर्मनी में पैदा हुआ, वहाँ के इकोनॉमिक्स हैं। इन्होंने क्या किया? formulated an index number for measuring current prices or quantities in relation to those selected base year, ठीक है ना। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसे हम आगे समझेंगे, जो क्या करता है, किसी कमोडिटी के प्राइस या क्वांटिटीज को स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है। So the distinction feature of last year's index number is that it uses a group of commodities purchased in the base year as the basis of comparison। तो इनका जो फॉर्मूला है वो क्या करता है, बेस ईयर के किसी प्राइस या क्वांटिटी, किसी जो कमोडिटी है, बेस ईयर का जो कमोडिटी है उसके प्राइस या क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, या कंपैरिजन करने का स्पेशल फोकस डालता है। क्या है वो फॉर्मूला, हम समझते हैं, ठीक है। तो लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ये इसी नाम से जानेंगे आप, पूरा नाम याद रख सकते हो तो भी ठीक है, 18 लास्ट पेयर्स। तो लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, इन दिस टेक्निक बेस ईयर क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड एज वेट। देखो यहाँ पे क्या किया है, तो इनके फॉर्मूले में क्या दिया कि बेस ईयर का जो क्वांटिटी है ना, बेस ईयर की क्वांटिटी, उसके ऊपर ज़्यादा वेटेज दिया गया है, ज़्यादा ध्यान दिया गया है, फोकस किया गया, उसको मेन माना गया है इनके फॉर्मूले में। सो लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड एज, इनका फॉर्मूला देखो क्या है, ध्यान देना, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है।
क्योंकि प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ध्यान दो आप, लास्ट पे प्राइस इंडेक्स नंबर लिखा है, तो P01 फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ सम ऑफ P1 इंटू Q0। अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा होगा, तो जहां 1 होता है वो करंट ईयर है और जहां 0 होता है वो बेस ईयर है। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर है, यानी यहाँ थोड़ा अलग है, डिवाइड बाय सम ऑफ P0 इंटू Q0। और जबकि डिवाइड किससे किया गया है, बेस ईयर की प्राइस का मल्टीप्लिकेशन है बेस ईयर की क्वांटिटी से, यानी यहाँ भी बेस ईयर का क्वांटिटी इंपॉर्टेंट दिया गया है और यहाँ पे भी, यानी करंट ईयर में भी बेस ईयर का क्वांटिटी लिया गया है और बेस ईयर में भी बेस ईयर का क्वांटिटी लिया गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो जब उन्होंने वैल्यू इंडेक्स नंबर किया था तो हमारा फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 था और समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 था, यानी कि करंट ईयर में क्वांटिटी भी करंट ईयर की थी और बेस ईयर में क्वांटिटी बेस ईयर की थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस ईयर में क्वांटिटी बेस ईयर की तो है, लेकिन करंट ईयर में भी बेस ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई की गई है। इतना सा फर्क है इस फॉर्मूले में बस यही क्वांटिटी यहाँ भी मल्टीप्लाई की गई है, करंट ईयर की नहीं ली गई है, यानी करंट ईयर की क्वांटिटी को यहाँ पे स्किप किया गया है, बेस ईयर की क्वांटिटी पे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। ठीक है, चलो ऊपर क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे स्टेप वाइज दिए हुए चीज़ें उन्हें समझते हैं। यही दिया है कि और भी नीचे है ना, यही है। तो कंस्ट्रक्ट लेस स्पेस इंडेक्स नंबर फॉर द गिवन डेटा। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, समझेंगे आप। क्वेश्चन क्या है, कमोडिटी ABCD, राइट। ये बेस ईयर है, बेस ईयर की का प्राइस दिया है कमोडिटी का, और बेस ईयर की क्वांटिटी दी है, और एक करंट ईयर का प्राइस है P1 और करंट ईयर का क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है P01 समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 है, यानी करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर की क्वांटिटी से, और नीचे यानी डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस इंटू बेस ईयर का प्राइस इंटू बेस ईयर की क्वांटिटी, यानी मल्टीप्लाई दोनों क्वांटिटी किससे हुई है, बेस ईयर की सही हुई है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा P1 Q0, यानी कि एक कॉलम तो इसका मल्टीप्लाई होगा और P0 Q0 और एक इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जो क्वांटिटी दी हुई है इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। करंट ईयर की जो क्वांटिटी दी है उसका यूज ही नहीं, क्योंकि करंट ईयर क्वांटिटी देखो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, Q1 लिखा है कहीं नहीं लिखा है। तो करंट ईयर का डिवाइड किया गया है बेस ईयर की क्वांटिटी से, उसका टोटल लिया जाएगा, फिर डिवाइड किया जाएगा बेस ईयर के प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से, यानी दोनों जगह प्राइस ही मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमारा जो क्वांटिटी है वो बेस ईयर ही है दोनों के साथ। ठीक है, चलो नीचे सॉल्व करके भी दिया है, उसे समझ लेते हैं। सोल्यूशन देखो, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या चाहिए, P1 Q0, देखो यही किया गया है, P1 ये है, P1 इंटू Q0, ध्यान दो 30 इंटू 4 120, देखो यहाँ पे 120 P1 Q0, 20 इंटू 5 100, 60 इंटू 8 480 और 4 इंटू 4 160। दूसरा डिवाइड बाय क्या था फॉर्मूले में, P0 Q0, P0 Q0 यानी इसका मल्टीप्लाई, तो देखो दूसरा कॉलम उसी का है, P0 इंटू Q0, 20 इंटू 4 80, 10 इंटू 5 50, 4 इंटू 8 320, 30 इंटू 4 120। तो जो फॉर्मूले में चाहिए था हमने दोनों निकाल लिया। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ P1 Q0, तो सम ऑफ के लिए क्या किया, इसको टोटल कर लिया, 120 100 480 160 टोटल किया तो आ गया 860। और उसी तरह से फॉर्मूला डिवाइड में क्या है, समेशन ऑफ P0 Q0, तो यानी इन सब का टोटल, तो 80 50 320 120 सब मिला के हो गया 1050, और फिर इसी को क्या किया गया, सॉल्व किया गया, यानी कि 860 डिवाइड बाय 750 इंटू 100। ठीक है,
फाइंड आउट द पी क्यू जीरो सॉरी P1 Q0 फॉर द डिफरेंट कमोडिटी स्टेप है, राइट। तो पहला स्टेप क्या है, देखो स्टेप वाइज जाना, जो फॉर्मूला कह रहा है वही निकालना अपने को। फॉर्मूले में क्या है, P1 Q0 है, P1 और Q0 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड आउट द प्रोडक्ट P0 Q0, तो फिर हमने P0 Q0 निकाल लिया। एड ऑल द प्रोडक्ट्स P1 Q0 ऑब्टेन टू डिराइव ए, और एड ऑल यानी कि पहले स्टेप में कह रहा है कि ये निकालो, दूसरे स्टेप में कह रहा है ये निकालो, तीसरे स्टेप में कह रहा है इनका जोड़ दो, प्लस कर दो, चौथे स्टेप में कह रहा है इनका जोड़ लो। तो पांचवा स्टेप अप्लाई फॉर्मूला, सिंपल, सब रेडी हो गया। फॉर्मूला अप्लाई किया गया, 160 डिवाइड बाई 570 इंटू 100 आ गया 150.87, राइट। आई होप सिंपल है, समझ गए, राइट। तो जैसा फॉर्मूला उसी हिसाब से हमारा कैलकुलेशन भी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ डू यू नो करके दिया, आप देख सकते हो। सेंसेक्स एंड निफ्टी आर द स्टॉक मार्केट इंडाइसेस विच रिप्रेजेंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिस्पेक्टिवली। Sensex, also called BSE 30, is the market index consisting of 30 well-established and financial sound companies listed on Bombay Stock Exchange. The base year of Sensex is 7879, ठीक है। आप आई होप आपको स्टॉक मार्केट आपने कभी ना कभी तो सुना होगा। तो स्टॉक मार्केट में निफ्टी होता है और सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स जो है वो लिखा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। सेंसेक्स में एक और आता है BSE 30। BSE 30 एक ग्रुप बनाया गया है सेंसेक्स के अंदर। इसमें होता क्या है कि BSE 30 का मतलब है कि टॉप 30 कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, टॉप 30 कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उनका जो भी स्टॉक प्राइस एवरेज है वो इस बेस ईयर से निकाला जाता है। जब इंडेक्स नंबर इस्तेमाल करते हैं तो उनका बेस ईयर ये है, वैसा ये बता रहे इन्फॉर्मेशन है, बस ध्यान रखो। और ये ध्यान रखो कि BSE 30 का मतलब है टॉप 30 कंपनी है, जो एकदम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वेल स्टैब्लिश फाइनेंशियली कंपनी है, तो बड़ी सबसे बड़ी 30 कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस का एवरेज। और वैसे से निफ्टी है, ऑल्सो कॉल्ड निफ्टी 50। इट इज़ अ मार्केट इंडेक्स कंसिडरिंग ऑफ 50 वेल स्टैब्लिश्ड एंड फाइनेंशियल साउंड कंपनीज। तो जो निफ्टी हम लोग सुनते हैं निफ्टी 50, उसमें टॉप 50 कंपनियां जो NSE में यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके बारे में बताती है, और उसका बेस ईयर क्या है 1995, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भी बस समझना है और कुछ नहीं। तो हमने लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर्स पढ़ लिया, राइट। क्या नाम था उनका, एटीएन लेस पेयर्स, राइट। एटीएन लेस पेयर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर, जो कि जर्मन इकोनॉमिक्स थे। यहाँ पे हम आ गए हैं हरमान पास्चे, ये भी एक जर्मन इकोनॉमिक्स हैं। इन्होंने भी एक इंडेक्स नंबर डेवलप किया है, मेजरिंग करंट प्राइसेस और क्वांटिटी लेवल रिलेटेड टू दोज सिलेक्टेड बेस ईयर। पास्चे इंडेक्स नंबर यूजेस करंट पीरियड वेटिंग। देखो क्या लिखा है, हमने जो लास्ट ईयर्स पढ़ा उसमें उनका जो वेटेज था वो बेस ईयर की क्वांटिटी पे था। बेस ईयर पिछले मतलब पिछला जो उन्होंने लिया बेस ईयर लिया है, बेस ईयर की क्वांटिटी पे वेटेज था। ये कह रहे हैं कि भाई इनके पास्चे के इंडेक्स नंबर में ये करंट ईयर के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, करंट ईयर में इनका वेटेज ज़्यादा है, जबकि लास्ट ईयर्स में बेस ईयर पे ज़्यादा वेटेज ज़्यादा था, और इनके फॉर्मूले में करंट ईयर पे ज़्यादा वेटेज है। क्या है इनका फॉर्मूला, तो पास्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, इन दिस टेक्निक क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर आर कंसिडर्ड एज वेरेज। देखो वेट्स, लेस पेयर्स ने बेस ईयर की क्वांटिटी पे ज़्यादा जोर डाला था, बेस ईयर की क्वांटिटी ऊपर भी और बेस ईयर की क्वांटिटी नीचे भी मल्टीप्लाई की जा रही थी, करंट ईयर में भी और बेस ईयर में भी। यहाँ पे इनके फॉर्मूले में करंट ईयर की क्वांटिटी दोनों जगह मल्टीप्लाई होगी, करंट ईयर में भी और बेस ईयर में भी, यानी बेस ईयर का क्वांटिटी नहीं लिया जाएगा। जबकि लास्ट ईयर के फॉर्मूले में क्या था, करंट ईयर की क्वांटिटी नहीं ली गई थी, और यहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटी दी गई है, बेस ईयर की क्वांटिटी नहीं ली गई है इनके फॉर्मूले में, ठीक है, पास्चे के फॉर्मूले में। तो इनका फॉर्मूला क्या है, सेम सिंपल P01, क्योंकि दोनों ही प्राइस इंडेक्स नंबर है, P1 इंटू Q1,
करंट ईयर के ही प्राइस का करंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाई क्या है P0 इंटू Q1, जबकि वहाँ क्या था P0 इंटू Q0 था, और यहाँ पे भी Q0 था। तो जहाँ पे Q0 था वहाँ पे अब दोनों जगह Q1 आ चुका है, यानी करंट ईयर की क्वांटिटी को वेटेज दिया जा रहा है। ठीक है, आई होप समझ गए। तो सेम हमें निकालना क्या है P1 Q1, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, P1 Q1 यानी एक कॉलम बनेगा P1 Q1, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। दूसरा क्या है P0 Q1, यानी P0 का मल्टीप्लाई होगा Q0 में, तो एक कॉलम बनेगा P0 Q1। वही किया गया, देखो यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया है P1 Q1, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 इंटू 8 40, 8 3 24, 2 10 20, 10 5 50, और एक किया गया है P0 Q1 2 इंटू 8 16, 4 इंटू 3 12, 1 इंटू 10 10, 5 इंटू 5 25। करना क्या था हमें, फॉर्मूला क्या था हमारा, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1। तो P1 Q1 तो हमने निकाल लिया, अब इसका टोटल कर देंगे, टोटल किया तो आ गया 135, यानी फॉर्मूले में यहाँ आ जाएगा 134। फिर समेशन ऑफ P0 Q1 का टोटल कर लिया, यहाँ पे आ गया 63 डिवाइड बाय 63 इंटू 100, जो भी सॉल्व करने पे आ जाएगा वही हमारा आंसर ऊपर ना। तो अप्लाई फॉर्मूला किया गया, देखो 134 डिवाइड बाय 63, 212.69, ये हमारा परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया P0। आई होप समझ गए, ठीक है, बहुत ही इजी है। वहाँ पे बेस ईयर को लास्ट ईयर के फॉर्मूले में बेस ईयर के क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस था, और यहाँ पे पास्ट ईयर के फॉर्मूले में करंट ईयर की क्वांटिटी को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो सो लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ये हमारा लास्ट है पॉइंट है जिसे हमें समझना है बहुत फास्ट। तो इंडेक्स नंबर आर यूजुअली इन प्रैक्टिकल, however they suffer from certain limitations, therefore they are not complete reliable। कह रहा भाई इंडेक्स नंबर जो है वो प्रैक्टिकली प्रॉपर तरीके से समझ बूझ के हिसाब से की जाती है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से इस फॉर्मूले को कुछ सफ़र करना पड़ता है, और उस सफ़र की वजह से यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें पूरा भरोसेमंद नहीं लगता है। इंडेक्स नंबर जो है वो पूरा भरोसेमंद नहीं लगता है पूरा। पहला क्या लिमिटेशन है, हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, समझेंगे लिमिटेशन ना। बेस्ड ऑन सैंपल्स, क्या रहा है कि इंडेक्स नंबर आर जनरली बेस्ड ऑन सैंपल्स, वी कैन नॉट इंक्लूड ऑल आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर, हेंस दे आर नॉट फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर। क्या ये रहा है कि भाई जब हम इंडेक्स नंबर तैयार करते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं एक देश के अंदर, उन सारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। कुछ ही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करके हम प्राइस कैलकुलेट करना चालू कर देते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, प्राइस कितना बढ़ गया है, कितना कम हो गया है। सारे प्रोडक्ट्स का जोड़कर नहीं करते, यानी सारे प्रोडक्ट्स को उस टेबल में नहीं रखते हम, तो कुछ ही को रखते हैं। अब कुछ ही को रखना मतलब ये सैंपल हो गया, सैंपल स्टडी हो गई, और जब सैंपल स्टडी होती है तो वहाँ पे सैम्पलिंग एरर आना ही आना है। ठीक ना, सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि हमने सबको कवर नहीं किया है, तो जब सबको कवर नहीं किया तो जो भी रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, कहीं ना कहीं एक्यूरेट नहीं होगा। जैसे कि भाई 100 प्रोडक्ट है टोटल, मान लेते हैं पूरे इंडिया में 100 प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब इन 100 में से मैंने बस 10 का ही प्राइस इंडेक्स, 10 का ही सैंपल, मतलब 10 ही प्रोडक्ट को सैंपल पकड़ के मैंने प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला, या क्वांटिटी या जो भी इंडेक्स नंबर मैंने निकाला, तो बाकी 90 का तो मैंने यूज ही नहीं किया, और इस 10 के बेस पे ही मैंने महंगाई बता दी, या फिर डिफ्लेशन बता दिया, या और कोई चीज़ बता दी, मैंने रिपोर्ट बना दी, तो हमेशा एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि बाकी 90 को तो मैंने उस सैंपल में लिया ही नहीं। यही एरर है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बायस इन द डाटा, बायस का मतलब आप भेदभाव कह सकते हो, ठीक है ना, एक तरह से दूसरी भाषा में। इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द वेरियस बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा विच मे बी इनकम्प्लीट। अब यहाँ पे बात क्या लिखी है
बायस्ड क्यों है? कह रहे हैं कि भाई डेटा जो लिया जाता है, जैसे मैंने कहा कि 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट के प्राइसेस लिए गए, उसमें से 10 प्रोडक्ट के प्राइसेस लिए गए, तो हो सकता है जो प्राइस कलेक्ट किया गया हो वही प्राइस ही गलत कलेक्ट किया गया हो। यानी जो डेटा लेके हमने प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला, वैल्यू इंडेक्स नंबर निकाला या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाला, वो डेटा ही इनकम्प्लीट रहा अगर रहेगा, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो भी एक्यूरेट नहीं होगा, सही नहीं होगा। इसीलिए वो क्या होगा? बायस्ड हो सकता है। देयर मे बी अ बायस्ड डाटा कलेक्टेड, दिस इज बाउंड टू अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर। क्या लिखा? बाउंड टू अफेक्ट, अफेक्ट मतलब खराब प्रभाव डाल सकता है रिजल्ट पर, क्योंकि जो डेटा है वही बायस तरीके से कलेक्ट किया गया, सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। उसके अलावा लिखा है मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स कैन बी मिसयूज, दे कंपेयर अ सिचुएशन इन द करंट ईयर विद अ सिचुएशन इन द बेस ईयर। यस, हमने पढ़ा कि भाई करंट ईयर को किसी बेस ईयर से हम कंपेयर करते हैं। हेंस अ पर्सन मे बी चूज अ बेस ईयर व्हिच विल बी सुटेबल फॉर हिज पर्पस। तो कोई ऐसा इंसान जो कैलकुलेट कर रहा है इंडेक्स नंबर, वो ऐसा बेस ईयर सिलेक्ट करेगा जो उसके लिए सुटेबल हो। जैसे देखो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दिया है क्या? अ बिजनेसमैन may choose a year in which his profit is high as the base year and show that his profit is falling in the current year. Yes, कितना बेस्ट एग्जांपल है कि कोई एक इंसान, कोई बिजनेसमैन है और वो अपने आज करंट ईयर का क्या करना चाहता है? इंडेक्स नंबर तैयार करना चाहता है और पता करना चाहता है प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो हो सकता है वो जानबूझ के वो ईयर सिलेक्ट करे जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, यानी कोई ऐसा साल था जिसमें 300% प्रॉफिट हुआ था, और उसको बेस ईयर पकड़ के वो आज के प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा है जिसमें 110% प्रॉफिट हुआ है। तो क्या दिखाएगा? बोलेगा अरे यार हमें तो बहुत घाटा हो गया है, ऐसा दिखाएगा ना कि हमारा प्रॉफिट गिर रहा है। वही कह रहे हैं कि मिसयूज हो सकता है। बोलना मत, हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं एक तरह से, इसकी लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। तो लिमिटेशन में हमेशा कमियां ही आती हैं, और ये भी कमी है कि जो स्टडी कर रहा है इंडेक्स नंबर, जो कैलकुलेट कर रहा है, वो हो सकता है वो ईयर ले ले जिस ईयर से उसको फायदा हो, ठीक है ना। जबकि हमने पढ़ा था कि बेस ईयर सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, एकदम नॉर्मल है। पिछला लेक्चर देखोगे आपको समझेगा। डिफेक्ट्स इन फॉर्मूला, देयर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इंडेक्स नंबर, इट इज ओनली एन एवरेज एंड सो इट हैज ऑल द लिमिटेशंस ऑफ एन एवरेज। कह रहे भाई एग्जैक्ट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का कोई तरीका ही नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना तरीका बताया है, जैसे हमने पास से पढ़ा, लेस्पेयर्स पढ़ा, राइट। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोगों ने इंडेक्स नंबर का एक तरीका लिखा है। तो कोई एग्जैक्ट इसका कोई ऑथेंटिक फॉर्मूला नहीं है, और जितने भी फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे एवरेज बेस्ड हैं। एवरेज मतलब देख रहे हो ना, हम लोग सब में क्या कर रहे हैं? समेशन, सम ऑफ टोटल फिर डिवाइड कर रहे हैं, यानी हम सब एवरेज ही ले रहे हैं। तो कह रहा है भाई ये डिफेक्टिव फॉर्मूला, ऐसा इनका कहने का मतलब है, क्योंकि एक ही वे से ही कैलकुलेट किया जा रहा है और कोई एकदम ठोस फॉर्मूला नहीं। चेंजेस इन द इकोनॉमी, एक और कमी है। कह रहा है कि भाई द हैबिट्स, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर ऑलवेज चेंजिंग एंड ऑल दीज चेंजेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। यस, जब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं और किसी बेस ईयर को पकड़ रहे हैं, तो हम बस प्राइस पे फोकस कर रहे हैं, हम बस क्वांटिटी फोकस कर रहे हैं, हम बस वैल्यू फोकस कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना हम लोग, चाहे वो पास्चे का फॉर्मूला हो गया या लेस पेयर्स का हो गया। लेकिन इन सब पे तो फोकस ही नहीं जा रहा है, क्योंकि प्राइस में चेंजेस होना, क्वांटिटी में चेंजेस होना, वैल्यू में चेंजेस होना का जो फर्क होता है इन सब का भी होता है, हैबिट की वजह से, टेस्ट की वजह से, लोगों के एक्सपेक्टेशन की वजह से। कंट्री में आए दिन फैशन चेंज हो रहे हैं, लोगों की उम्मीदें चेंज हो रही हैं, लोगों के पास पैसे, इनकम लेवल चेंज हो रहा है, उनके टेस्ट चेंज हो रहे हैं एज के हिसाब से। तो वो सब तो इसमें क्या लिया ही नहीं जा रहा है, वो लिटरली नहीं लिया जा रहा है, यही तो कमी भी है, ठीक है ना। हम कमी पढ़ रहे हैं, बोलना नहीं, कमी पढ़ रहे हैं, तो कमी को हमेशा न्यूट्रल रह के पढ़ना चाहिए कि हाँ ये भी एक कमी है, ठीक है। तो ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ये भी एक कमी है, इनकी लिमिटेशन है। क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वालिटी की बात हो रही है। द प्राइस और द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में इग्नोर द चेंजेस इन क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स at any given time. A better quality commodity will have a higher production cost and a higher price than an ordinary commodity which is substitute for the better product. कह रहा है भाई जो प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है ये क्वालिटी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी बनानी है
अच्छा प्रोडक्ट देना है तो सीधी सी बात है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। तो क्यों अच्छा क्वांटिटी बनाना है, ताकि हम मार्केट में बेटर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट दे पाएँ, कुल मिला के कॉम्पिटिट कर पाएँ। तो कॉम्पिटिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, जो इस प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में शो नहीं किया जा मतलब नहीं किया जाता, इसमें छोड़ दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बस प्राइस पे ध्यान दिया जाता है और बस क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है, उनकी क्वालिटीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता कि क्यों प्राइस बढ़ा तो क्यों बढ़ा, या क्वांटिटी कम ज़्यादा हुई तो क्यों हुई, राइट। तो ये एक कमी है, ये क्वालिटी को इग्नोर करता है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये लोगों के हैबिट को इग्नोर करता है, टेस्ट को इग्नोर करता है, एक्सपेक्टेशन को इग्नोर करता है, उसी तरह से कमोडिटी की क्वालिटी को भी इग्नोर करता है। यही बस बात है और कुछ नहीं। आर्बिट्रेरी वेट्स, यानी किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा वेटेज मिल जाना, कैसे, द वेट्स असाइन टू डिफरेंट कमोडिटीज में भी आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना या एक पक्षीय, वन साइडेड। जैसे कि जो इंडेक्स नंबर तैयार कर रहा होगा वो भी कोई ह्यूमन होगा ना, तो ह्यूमन एरर में ये भी होता है कि वो किसी कमोडिटी को ज़्यादा वेटेज दे दे जानबूझ के, किसी को कम दे दे, राइट। तो जब ज़्यादा वेटेज देगा तो उसका रिजल्ट अलग निकलेगा, कम वेटेज देगा तो उसका रिजल्ट अलग निकलेगा। किसी प्रोडक्ट को इग्नोर कर सकते हैं, बस यही बात है, मनमानी मतलब ये। और लास्ट है लिमिटेड स्कोप। An index number has limited scope because it is constructed for one purpose, then it cannot be used for any other purpose. तो कह रहे हैं भाई कि इंडेक्स नंबर जो है वो जनरली एक दो पर्पस के लिए ही बनाया जाता है। जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर है तो हम तो बस प्राइस कैलकुलेट करने के लिए देख रहे हैं कि प्राइस कितना बढ़ गया, क्वांटिटी कितनी बढ़ गई या कम हो गई, वैल्यू कितनी कम ज़्यादा हो गई, बस इतना ही समझ में आ रहा है। इससे ज़्यादा और कहीं दूसरे कामों में वो काम नहीं आने वाला, ऐसा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत सही लगा होगा, और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे जैसे देखो ये, चलो बताओ प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, क्या था प्राइस इंडेक्स नंबर, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100, ये था। कहाँ है, यहाँ है, यानी 1। वैल्यू इंडेक्स नंबर में क्या था, वैल्यू इंडेक्स नंबर में क्या था, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0, यानी करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन उसका प्लस डिवाइड बाय बेस ईयर की क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लिकेशन उसका टोटल डिवाइड करना इंटू 100। तो ये कहाँ है, यहाँ, राइट, ये 2। 3 क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सिंपल Q1 Q0, और 500 का, 500 में क्या था, 500 में करंट ईयर की क्वांटिटी पे वेटेज था। तो देखो करंट ईयर क्वांटिटी ऊपर भी है, करंट ईयर में भी है और बेस ईयर में भी है, राइट। तो ये हो गया 3 था, ये 4, राइट। चलो आई होप यहाँ पे भी आंसर दिया है ना। तो क्या है 1D, सॉरी ये दूसरा कुछ है सर, वही है। अच्छा तो इसमें क्या हो गया फिर 1 यानी DABC, DABC ये वाला सेकंड, DABC, राइट। ये सब आप कर लोगे। हाँ तो मैंने लास्ट टाइम ये और ये होमवर्क दिया था आपको करने के लिए, ख़त्म ही हो गया क्या, तो आपको ये करना है, कैलकुलेट लेस पेयर्स और फास्ट दोनों का ही ये निकालना है, और आप कर लोगे क्योंकि बहुत ईजी है, राइट। ठीक है, सो दिस वाज द टोटल लेक्चर ऑफ इंडेक्स नंबर। यहाँ पे इंडेक्स नंबर खत्म हो जाता है और अगले लेक्चर में हम नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।